नमस्ते। हमारे पिछले संवाद में वीडियो में हमने ये देखा था कि भारत में जो न्यूनतम आधार मूल्य के दाम की मांग पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, उस मांग का स्वीकार सरकार क्यों नहीं करती। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों ने जो गंभीर आपत्ति WTO में भारत के खिलाफ जताई है, उसके चलते हुए शायद ये हो सकता है, शायद ये भी हो सकता है कि अदानी जैसे जो कॉरपोरेट हाउसेस है, उन्होंने भारत में जो अनाज का व्यापार है उस पर कब्जा करने के लिए जो कुछ भी पूंजी लगाई है, उसका संरक्षण होना यह भी एक कारण हो सकता है। लेकिन न्यूनतम आधार मूल्य एक कृषि विषयक धोरण मतलब कृषि विषयक नीति का सवाल माना जाता है। लेकिन क्या यह सही है? न्यूनतम आधार मूल्य का विषय खाली कृषि विषयक धोरण का, कृषि विषयक नीति का विषय नहीं हो सकता। न्यूनतम आधार मूल्य का विचार सारे पहलुओं को ध्यान में लेके सकलता से होना चाहिए, साकल्य पूर्वक होना चाहिए। उसके 3 पहलू है। एक पहलू है हमारी आत्मनिर्भरता या अनाज की सुरक्षा। दूसरा पहलू है कि एक मानवीय हक, एक संवैधानिक हक, एक कानूनी हक के तौर पर अनाज का हक, न्यूनतम अनाज मिलने का हक हर आदमी, हर व्यक्ति को इस देश में मिलना चाहिए। और तीसरा पहलू है किसान और खेती का विकास, किसान और खेती की स्थिति और पूरे अर्थव्यवस्था में उसका स्थान क्या है और क्या हो रहा है। ये 3 पहलुओं को लेके हम आज कुछ बातें रखना चाहते हैं। तो पहला मुद्दा है कि हमारी अनाज की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता। अनाज के बारे में हमारी 130 करोड़ आबादी के लिए जितना जरूरी अनाज है, वो अनाज इस देश में उपजाया जाए, उसके लिए हमें किसी भी आयात की, इंपोर्ट की जरूरत न पड़े, ये पहली शर्त है। क्योंकि अगर 130 करोड़ की आबादी को भूखा रखे हम दूसरा कोई देश पर अनाज के लिए निर्भर रहेंगे तो शायद हमारे देश की सार्वभौमता धोखे में आ सकती है। और 1965 और 70 के बीच में देश में ऐसी एक स्थिति पैदा हो गई थी कि जब अमेरिका ने PL 480 के जरिए मतलब 480 का इस्तेमाल करके भारत की परराष्ट्र नीति पर कोई दबाव डालने की कोशिश की थी। इसके बारे में हमारी देश ने पूरी सावधानी से बर्ताव करना चाहिए। यह पहला पहलू है। इससे जुड़ा हुआ ही पहलू है कि जितनी देश की आत्मनिर्भरता जरूरी है, उतनी ही पर्यावरण की सुरक्षा जरूरी है। खेती में जो बीज बोया जाता है, जो खाद लगाए जाते हैं, जो पानी की सिंचाई की जाती है, जो कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, वो पर्यावरण दृष्टिकोण से संतुलित होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पशु पक्षी, जीव जंतु जो है और हमारी जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है वो नष्ट हो जाए, पर्यावरण चक्र नष्ट हो जाए या स्खलित हो जाए। ऐसी कोई भी बात, ऐसी भी कोई भी नीति हमारी पूरी कृषि विषयक उत्पाद और टेक्नोलॉजी में नहीं होनी चाहिए। सो ये पहला पहलू है जिसको हम बोलते हैं अनाज की सुरक्षा, हमारी आत्मनिर्भरता की सुरक्षा और पर्यावरणीय सुरक्षा। दिस इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा पहलू है कि अनाज खाली उपजाना, अनाज का होना, अनाज का उत्पादन करना जरूरी नहीं है, भंडारण करना जरूरी नहीं है, उसका वितरण होना हर आदमी को, हर व्यक्ति को एक मानवीय हक के रूप में, एक संवैधानिक हक के रूप में, एक कानूनी हक के रूप में अनाज मिलना, अनाज की उपलब्धि होना बहुत जरूरी है। इसीलिए खाली भंडारण नहीं, उसकी वितरण व्यवस्था भी होनी चाहिए और वो सार्वजनिक प्रणाली में होनी चाहिए। इसका मतलब है कि वितरण व्यवस्था का अस्तित्व, वितरण व्यवस्था का प्रत्यक्ष में होना और वो कार्यरत होना, प्रत्यक्ष में लोगों के हाथ में वो अनाज मिलना, ये बहुत जरूरी है। और कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जेब में पैसा नहीं है, इसके लिए भूखा नहीं रहना चाहिए, भूखा नहीं सोना चाहिए। यह दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू है
खेती और किसान का विकास। देखिए, हमारे देश का विकास जिस तरीके के चल रहा है, उससे एक बात सामने आती है कि हमारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उद्योग और सेवा क्षेत्र का जो हिस्सा है वो बढ़ते जा रहा है। और वो ठीक ही बात है, क्योंकि आर्थिक विकास की क्रम में उद्योग और सेवा क्षेत्र का हिस्सा बढ़ना ये गलत नहीं है, ये ठीक है। और खेती का हिस्सा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उसका प्रमाण जो है, तो उस हद तक उस प्रमाण में कम होना ये भी ठीक है। लेकिन हम साथ में ये बात देखते हैं कि हमारी खेती में आज 44% लोग काम करते हैं, मतलब अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी आय के लिए, वो रोजगार के लिए खेती पर निर्भर है। जैसे किसान है, खेत मजदूर है, या उससे जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन सकल राष्ट्रीय उत्पाद में खेती का जो हिस्सा है वो खाली 15% है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हो रहा है कि जब हमें आजादी मिली तो 73% पीपल वेर वर्किंग इन एग्रीकल्चर एंड मोर देन 50% ऑफ नेशनल इनकम, मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 50% से ज्यादा हिस्सा खेती से आता था। आज 44% लोग की आय, मतलब उनकी उत्पन्न 15% ऑफ सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसको बोलते हैं, उसका यह हिस्सा है। क्या यह ठीक बात है? इसको भी बदलना होगा। तो और इसके चलते हुए हमें ऐसी कोई नीतियां अपनानी होगी कि जिससे किसान का उत्पन्न, किसान की आय बढ़े एक बाजू से, दूसरे बाजू से किसान जो अनाज उपजाता है उस पर प्रक्रिया करना, उसकी भी जो मतलब प्रोसेस है और भी इंटेंस और भी ज्यादा होनी चाहिए। उसमें रोजगार निर्मित होनी चाहिए। ग्रामीण इलाकों में रोजगार की ज्यादा से ज्यादा निर्मित होनी चाहिए, जिसके चलते हुए ग्रामीण जो लोग हैं, जो खेती में आज काम करने वाले लोग हैं, उनको खेती छोड़ के, अपना गांव छोड़ के, सब छोड़ के शहर में झुग्गी झोपड़ियों में रहना न पड़े। हमारी टोटल पॉलिसी, पूरी आर्थिक नीति, पूरी आर्थिक राजकीय नीति भी ऐसी होनी चाहिए कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए जो पहलू है उसमें से कोई भी कड़ी टूट न जाए, कोई भी कड़ी अधूरी न रह जाए। और दिस इज द एम एंड दिस शुड बी द एम ऑफ आवर टोटल इकोनॉमिक पॉलिसी। इसी को ध्यान में रखते हुए 1965 में और उससे लेके देश में कुछ नीतियां अपनाई गई थी, और वो थी एक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब अन्न महामंडल की स्थापना, जो अनाज का भंडारण करेगी, अनाज की खरीदारी करेगी। दूसरा धोरण था, तो थोड़ा बाद में आया, वो धोरण था, वो नीति थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम आधार मूल्य। और तीसरा था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब सार्वजनिक अनाज की सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये तीनों साथ में लेके, मतलब एफसीआई है, एमएसपी है, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एंड पीडीएस, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये तीनों पहलू है, और ये तीनों जो नीतियां अपनाई गई, वो उसका परीक्षण, वो आज किस दिशा में काम कर रही है, कैसी काम कर रही है, इसका परीक्षण होना बहुत ही जरूरी है। और वो करके ही हम कोई नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि एमएसपी के बारे में सरकार की नीति क्या होनी चाहिए, और इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। नमस्कार। हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना।